यस बच्चों, तो हम बच्चों कल डिस्कस कर रहे थे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों आपको जनरली सेकेंड पीरियड और जो हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है, जनरली वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ देखने को मिलता है। और ये भी बच्चों फिक्स है कि आपके जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कन अर्थ मेटल है, और बच्चों बोरोन फैमिली है और कार्बन फैमिली। सिर्फ यहाँ तक आपको डायगोनल रिलेशनशिप काफी प्रॉपर दिखता है। ठीक है, और जिसमें कल मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। तो आज बच्चों हम बात करते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे रीजन क्या है। ये भी कल हो चुका है बेटा। तो रीजन आपका है चार्ज डिवाइड बाई साइज। चार्ज बाई साइज रेशियो बराबर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बच्चों बराबर होती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है, सबसे पहले बच्चों जो आपका पेयर आएगा वो लिथियम और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम बच्चों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम आता है, पोटेशियम। अच्छा, अब एल्कन अर्थ मेटल की बात करते हैं, तो यहाँ बच्चों क्या मिलता है, बेरिलियम, देन आपका मैग्नीशियम। तो आपने देखा बेटा एल्कली मेटल्स का जो आपका लिथियम एलिमेंट है जो सेकंड पीरियड से आ रहा है, और थर्ड पीरियड का बच्चों एल्कन अर्थ मेटल का जो एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो इन दोनों के बीच में बच्चों आपस में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल में बेटा बेसिकली हम मैथमेटिक्स में मैक्सिमम यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, या पॉइंट को मैंने ऐड किया है यहाँ पे, कनेक्ट किया। तो इसे डायगोनल, तो यहाँ पे डायगोनल की तरह आपको देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से आप ध्यान दो, इस तरीके से फोर एलिमेंट्स को अगर मैं डिफाइन करूं, तो देख सकते हो आप ये डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बच्चों प्रॉपर्टी आप सोच सकते हो कि सर बेरिलियम सोडियम के साथ क्यों नहीं हुई। तो ये बच्चों एक्चुअली वैल्यू सारी निकाली गई है। ठीक है, साइंटिस्ट जितने भी इन्होंने वैल्यूज को निकाला है और वैल्यूज के बेस पे डिफाइन किया है कि लिथियम और जो मैग्नीशियम है, इसका जो चार्ज बाई साइज रेशियो बराबर है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, एज वेल एज इनका एटॉमिक साइज भी काफी क्लोज होता है, काफी क्लोज एटॉमिक साइज की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यही बात हम डिस्कस करेंगे आज कि इनका जो डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों बात करते हैं। ठीक है, कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बच्चों मैच करती हैं, रिजेंबल्स होती है विद मैग्नीशियम। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो मैच होती हैं, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो जो सबसे पहले पेयर हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम एंड मैग्नीशियम कुछ, ठीक है, लेके इसके बाद नेक्स्ट पेयर पे बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज की बच्चों बात करते हैं, तो लिथियम का जो बच्चों एटॉमिक साइज आता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम। वैल्यूज याद नहीं कर रही है, मैं आपको डाटाबेस बता रहा हूँ तो कि आपको थोड़ा बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बच्चों मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हो कि बेटा 0.2 का एंगस्ट्रॉम, आप यहाँ पे देखो आप, तो 2 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, 34 है यहाँ पे 36 है। मतलब आपका डिफरेंस देखो बहुत कम है, मतलब बहुत क्लोज वैल्यूज हैं। जब क्लोज वैल्यूज हैं तो उनका एटॉमिक साइज बच्चों काफी हद तक क्लोज है। पहली बात तो ये, ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको नहीं मिलता है एटॉमिक साइज। दूसरी सेकेंड बच्चों बात करते हैं आयोनिक साइज के बारे में, बात करते हैं जरा आयोनिक साइज। तो बच्चों जो लिथियम वो तो +1 की स्टेट में जाएगा, एल्कली मेटल है, उसका बेटा साइज होता है समथिंग 0.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो आपका मैग्नीशियम है वो आपके Mg+2 में इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। तो इस केस में बेटा 0.65 एंगस्ट्रॉम, आप चेक करो बेटा। तो ये जो आपकी आयोनिक रेडियस है ये भी बेटा काफी क्लोज है। ठीक है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बिल्कुल। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं बेटा ये आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच कर रही है। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पोलराइजिंग पावर। बिकॉज बच्चों ये मेटल है, एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बच्चों काफी मैक्सिमम होता है, तो इनकी पोलराइजिंग पावर डिफाइन होती है। पोलराइजिंग पावर डिफाइन फॉर मेटल्स एंड पोलराइजेबिलिटी डिफाइन फॉर नॉन मेटल्स। तो पोलराइजिंग पावर है ना, इसको अपन पोलराइजिंग पावर को हम ऐसे रिलेट करते हैं आयोनिक चार्ज टू आयोनिक रेडियस रेशियो। आयोनिक चार्ज टू आयोनिक रेडियस रेशियो। ठीक है, जिसको अपन पोलराइजिंग पावर के कॉन्सेप्ट में डिफाइन कर सकते हैं कि आयोनिक चार्ज और जो आपका आयोनिक जो रेडियस है ना, उसका जो आपका दोनों की जो वैल्यू आएगी, लिथियम और आपका जो लिथियम +1 है,
एज वेल एज जो बच्चों मैग्नीशियम +2 है, इन दोनों की वैल्यूज काफी आइडेंटिकल हैं पोलराइजिंग पावर की, ठीक है। ये भी वैल्यू काफी आइडेंटिकल है, डाटाबेस पे इतना डेप्थ में नहीं जाना, बट आपको बस ध्यान रखना है कि इनकी पोलराइजिंग पावर की जो वैल्यूज है वो काफी हद तक क्या बेटा क्लोज है। नेक्स्ट फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो बच्चों लिथियम को तो सभी को पता है, पहला आपका मेटल होता है तो 1.00 है ना, कोई यूनिट तो होता नहीं है। नेक्स्ट बच्चों अगर अपन मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी बताओ भाई, 1.20। 1.20 तो आप देख सकते हो बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है ना, करेक्ट। तो बिल्कुल आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी काफी आइडेंटिकल्स है, बहुत डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जैसे लिथियम है उसी तरीके से बच्चों मैग्नीशियम है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेटा इनकी हार्डनेस, ठीक है, दोनों ही मेटल्स बेटा काफी हार्ड होती है, ठीक है, जिसका इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये सब एनसीईआरटी में डिफाइन की गई है बेटा, ठीक है, इन पर प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर बेटा हम लिथियम के कंपाउंड जो हम इसका हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लिथियम का हाइड्रोक्साइड को या फिर लिथियम की मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड को अपन हीट करेंगे तो बच्चों ये दोनों ही लगभग सेम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम की अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए तो इनके साथ अगर बच्चों ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो ये मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा बेटा यहाँ से Li2O का, देखो मोनो ऑक्साइड ओनली वन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की बेटा बात करेंगे तो MgO। तो आप दोनों जगह आपने देखा कि बेटा मोनो ऑक्साइड का मतलब क्या है, वन ऑक्सीजन एटम। तो दोनों प्रोडक्ट में आपका वन ऑक्सीजन एटम ही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी बेटा काफी हद तक क्या है, सेम है, सिमिलर है, बिकॉज मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को नहीं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि भाई लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड और जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपन लोग बोलते हैं, ठीक है, एंटासिड वगैरह में इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वीक होते हैं, तो बिल्कुल बेटा ये आपके वीक बेस होते हैं, दोनों ही वीक बेस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लिथियम के क्लोराइड के साथ अपन ने डिस्कस किया था, एंड बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ इनके आयनिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो बच्चों ये आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड कंपैरिजन में कोवलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, रीजन बच्चों बहुत क्लियर है, फजान रूल। फजान रूल का मतलब बच्चों वही पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर काफी हद तक बच्चों इनकी मैक्सिमम डिफाइन होती है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं कि आपके ये जो कंपाउंड है प्रीडोमिनेटली बच्चों कोवलेंट करेक्टर को मैक्सिमम शो करते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक नेचर या आयोनिक कंपाउंड। तो ये भी काफी हद तक इनकी क्लोज वैल्यूज होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट एक बटो रिएक्टिविटी इसकी और आती है कि अगर भाई लिथियम और मैग्नीशियम के साथ अपन अगर नाइट्रोजन N2 गैस की रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ से नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, दोनों ही नाइट्राइड बनाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये बच्चों बनाता है Li3N टाइप का नाइट्राइड और मैग्नीशियम बच्चों बनाता है Mg3N2 टाइप का नाइट्राइड, ठीक है। तो आपने देखा बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक यहाँ पे मैच कर रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो रही हैं। सभी को बात समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। तो ये आपके नाइट्राइड भी दोनों के दोनों बिल्कुल इजीली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनकी कार्बोनेट फॉस्फेट, उन सब के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि इन दोनों एलिमेंट मेटल्स के कार्बोनेट्स के ऊपर, या बच्चों अपन बात कर ले यहाँ पे फ्लोराइड्स के ऊपर, ठीक है, फ्लोराइड्स को डिस्कशन कर सकते हैं, फ्लोराइड्स ले सकते हैं इनके, या फिर बच्चों इनके हम ऑक्सलेट्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम फॉस्फेट ले सकते हैं इनके, ठीक है, फॉस्फेट। तो लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, फ्लोराइड एंड ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट ये बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, लेस सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि सर ये लेस सॉल्युबिलिटी क्यों करते हैं। आपको पता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है, पोलर इन नेचर है, तो जो सॉल्वेंट का नेचर है वो कैसा है, पोलर है। अपन लोग बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे आपने देखा था कि भाई लाइट जो लाइट की प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करता है सॉल्वेबिलिटी प्रिंसिपल। तो लिथियम से बनने वाले बच्चा कार्बोनेट है, लिथियम से बनने वाले फ्लोराइड है, लिथियम से बनने वाले ऑक्सलेट है, लिथियम के बच्चों फॉस्फेट है, एज वेल एज बेटा मैग्नीशियम के भी यही सेम कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम,
तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो आपकी कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू है दैट विल इंक्रीज एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर कंपैरिजन में कोवेलेंट वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। ये फजान रूल बच्चों एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब अगर ये कोवेलेंट प्रॉपर्टीज को मैक्सिमम होल्ड करेंगे एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर, तो दैट्स व्हाई बच्चों वाटर मॉलिक्यूल इज ए पोलर। तो पोलर के सामने बेटा कोवेलेंट प्रॉपर्टीज वाली कंपाउंड कैसे डिसॉल्व हो सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि आपके लिथियम मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं, फ्लोराइड्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ये बच्चों बहुत ही लेस सॉल्युबिलिटी शो करते हैं विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, लाइक CCl4, लाइक कार्बन सल्फाइड, इन सबके साथ बच्चों ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, बिकॉज वो सारे के सारे बच्चों क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उनके साथ बच्चों आसानी से सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन? बताओ बच्चों। नो। नेक्स्ट बात करते हैं इनका हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स के ऊपर। इनसे बेटा जो प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है और इन पे क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल बनते हैं, प्रीवियस पे क्वेश्चंस आए हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड और बेटा जो कार्बोनेट्स हैं आपके लिथियम के एंड मैग्नीशियम के, अगर इनको बेटा हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करने पे बेटा रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्साइड का फॉर्मेशन। जैसे बच्चों मैं बोलूं आपसे, मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, तो बेटा लिथियम का हाइड्रोक्साइड ये था, अपने रिएक्शन पहले पढ़ी थी बेटा, इसको अपन ने हीट किया था तो क्या बेटा फॉर्म हुआ था, Li2 में होता है, स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। और बाकी बच्चों यहाँ से क्या होगा, आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है H2 गैस, आप वाटर मॉलिक्यूल्स वो आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट केसेस कि आपका ये Li2 का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन। एज वेल एज बच्चों अगर मैग्नीशियम की अगर बात करें, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसी अपन हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ से MgO का फॉर्मेशन होगा, ये भी देखो ऑक्साइड है। एज वेल एज बच्चों यहाँ पे लिथियम का कार्बोनेट आ जाए, Li2CO3 लिख सकते हैं, लिथियम +1 में होता है, कार्बोनेट बच्चों आपका -2 की स्टेट में होता है, तो इसको हम करेंगे तो Li2O3 का फॉर्मेशन, अपन इसे हीट करेंगे तो बेटा CaO का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी Li2O, 1 सेकंड। तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन कर लेगा ये Li2O का, ऑक्साइड का। एज वेल एज बच्चों अगर मैग्नीशियम का अगर आपका यहाँ पे कार्बोनेट होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, MgCO3, कार्बोनेट -2 मैग्नीशियम +2 है ना, कैंसिल हो जाएगा, MgCO3 मिलेगा, इससे हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ से मिलेगा MgO। तो आपने ये देखा कि बच्चों मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो या फिर आपके लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो या फिर मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स हो या फिर लिथियम का कार्बोनेट्स हो, अपन अगर इसे हीट करेंगे तो बेटा यहाँ से आपको हमेशा ऑक्साइड फॉर्मेशन मिलेगा, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दोनों जगह लगभग सिमिलर प्रोडक्ट है, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रहे हैं, ना तो पेरोक्साइड्स मिल रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे सुपरऑक्साइड मिले। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज, लिथियम एंड मैग्नीशियम के अगर बच्चों आते हैं नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट्स अगर ले लिए जाते हैं, तो नाइट्रेट्स को बच्चों अपन अगर हीट करते हैं लिथियम मैग्नीशियम के, तो वहां से बच्चों दो गैस निकलती है, एक तो NO2 गैस और बाकी आपकी O2 गैस। ध्यान देना, NO2 गैस एंड O2 गैस। और इसके बाद बच्चों क्या बचेगा, लिथियम का ऑक्साइड बचेगा, लिथियम का ऑक्साइड बचेगा, एज वेल एज बच्चों मैग्नीशियम का ऑक्साइड बचेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई लिथियम के नाइट्रेट को अपन ने हीट किया, ठीक है, व्हाट इज नाइट्रेट, NO3-1, ठीक है। अरे बात मेरा लिथियम नाइट्रेट क्या कि LiNO3 हो जाएगा, ध्यान दो। तो बेटा मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम +2 की स्टेट नाइट्रेट बेटा NO3-1 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा MgNO3 ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आ रही है ना बेटा? भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा +2, नाइट्रेट जो है NO3-1 होता है, तो उसको अपन -1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा MgNO3 ट्वाइस। अपन ने बेटा अगर इसको हीट किया, बिल्कुल इसको हीट किया या फिर इसको हीट किया, आप यहाँ पे बेटा मेजर प्रोडक्ट MgO बना सकते हो, यहाँ पे मेजर बनेगा Li2O बनेगा, दोनों मोनोऑक्साइड ऑक्साइड बन जाएंगे। बाकी बच्चों दोनों जगह कॉमन क्या होगा, यहाँ से बच्चों NO2 एंड O2 गैस रिलीज होगी, एज वेल एज यहाँ से भी NO2 एंड O2 गैस रिलीज होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? यस, क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था बेटा कि जो लिथियम का जो क्लोराइड है ना, वो डेलिक्वेशंट इन नेचर है, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है। हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तब भी एक्सप्लेन किया था। मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है MgCl2, इट इज आल्सो होल्ड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये भी डेलिक्वेशंट इन नेचर है। तो कहीं ना कहीं तो आपने ये भी ध्यान रखना है
कि अगर इनको बेटा हम लोग एथनॉल वगैरह में अगर डिजोल्व करते हैं, ठीक है, ऐसा पॉइंट आता है कि अगर हम एथनॉल वगैरह में, ये आपका एक्वस मीडियम रहेगा एथनॉल का, तो उसमें अगर डिजोल्व करते हैं तो इस तरीके से इसका जो आपका हाइड्रेशन नंबर है LaCl का 2 होगा और NgCl2 का 8 होगा। तो आपको इंटीजर टाइप वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी विल मूव टू बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उस पर ज्यादा मैं फोकस करूंगा। देखो सबसे पहले बेटा इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो काफी क्लोज है, मतलब लगभग 1.5 के अराउंड देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे जो रीजंस हैं, ठीक है, वो तो आपको बता रहा हूं मैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है ना, ये प्रॉपर्टीज दोनों की सिमिलर हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज कि आपका जो बेरिलियम है या फिर जो आपका एल्यूमिनियम है, अगर इसके साथ बच्चों में एसिड का रिएक्शन परफॉर्म कराता हूँ, तो क्या यहाँ पे आपका कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बेरिलियम हो या बच्चों एल्यूमिनियम हो, इनके साथ अगर आप एसिड का अटैक कराते हो, एसिड का रिएक्शन परफॉर्म कराते हो, तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? तो रीजन इज वेरी क्लियर कि बेटा यहाँ पे जो आपका बेरिलियम है और जो एल्यूमिनियम है, ये बच्चों होल्ड करते हैं ऑक्साइड की लेयर, ठीक है, अपने ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के बच्चों थिन लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो एसिड का जो एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी इन बेरिलियम के ऊपर या फिर एल्यूमिनियम के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो बच्चों परफेक्टली नहीं हो पाती, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग लेयर जो है ना वो ऑक्साइड की प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका कोई भी जो एसिड होगा वो इजिली रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और क्लियर? बताओ भाई। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि अगर बेटा मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया और हीट भी दे दी, हाईली कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने बच्चों आपको बोला कि मैंने सपोज यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे दिया या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, मतलब मैं बोलूँ बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। अपन ने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में क्या होगा? क्या रिएक्टिविटी बेटा बेरिलियम और एल्यूमिनियम परफॉर्म करेगा? तो वहां भी नहीं करता है। वीक के साथ तो करेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग के साथ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी आपको रीजन बताता हूँ। तो बेटा जैसे सपोज मैंने यहाँ पे HNO3 ले लिया, ध्यान देना, इसको अपन हीट करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों होता क्या कि भाई रिएक्शन आपने ले ली कि भाई बेरिलियम के साथ अपन ने लिखा यहाँ पे HNO3 इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि ये जो HNO3 है ना, ये पहली स्टेप यहीं से फॉलो करेगा। इसका मैकेनिज्म सेक्शन यही होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बच्चों डिसोसिएट होता है आपका एट रूम टेम्परेचर, फटाफट से बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके NO2 गैस के अंदर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और प्लस बच्चों निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन। बिल्कुल बात ध्यान से समझो। ये बच्चों क्या करता है, जब भी कभी क्वेश्चंस आपको आएगा पी ब्लॉक में मैं डिस्कस करूंगा बेटा नाइट्रोजन आपके नाइट्रोजन जो हम बात करते हैं और आपके जो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इसके कंपाउंड्स आते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड और भी डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि HNO3 की बेटा अगर बात करते हैं तो पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हाईएस्ट है, ग्रुप नंबर के बराबर है। और जब किसी ऑक्सी एसिड्स के सेंट्रल एलिमेंट आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बच्चों मैक्सिमम होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है, तो डेफिनेटली बेटा वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को मैक्सिमम तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं। आप निकाल सकते हो यहाँ पे HNO3 के अंदर NO3-1 होगा, तो बच्चों क्या आएगा x + 3 × -2 = -1। अपन देखेंगे बेटा तो ये -6 उधर +6 -1 करेंगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अपन को पता है कि बेटा इसका ग्रुप नंबर भी 15 5 आता है, आपको पता है, ठीक है, तो ग्रुप नंबर के बराबर है। तो मेरे को ये बताओ क्या नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, क्या ये बेटा +5 से कभी सॉरी क्या ये कभी +5 से कभी +6 में जा सकता है? इट इज पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। बेटा ग्रुप नंबर तो एकदम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ना, तो भाई मैक्सिमम से अधिक नहीं जा सकता ना। +6 क्या फीजिबल हो सकता है मेरे को बताओ? HNO3 या मैं उसको छोड़ दो आप, भाई नाइट्रोजन जो यहाँ पे HNO3 में आपका +5 की स्टेट में है, क्या +5 से अधिक जा सकता है क्या? भाई +5 से अधिक तो हो ही नहीं सकता ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक क्वेश्चन मैंने दिया था CRO5 का, आपको क्विज कराया था मैंने, तो इसमें क्वेश्चन दिया था आपको CRO5 का। इसको बोलते हैं बेटा ये आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, या आपका पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है, क्रोमियम का। इसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था शायद -5 या कुछ तो +5 समथिंग किया था, वो गलत आंसर था।
क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, ठीक है। क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। अगर आप निकालोगे CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पे इसको एक्सप्लेन भी किया है CrO5 का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मेथड, तो बच्चों निकलेगा X प्लस ऑक्सीजन का आपका -2 × 5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो X की वैल्यू 10 आएगी, तो 10 इज द रॉन्ग आंसर। तो 10 अगर ग्रुप नंबर से, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ग्रुप नंबर से किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है, अगर उससे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आती है, तो वो क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि मेरे पास परऑक्सी लिंकेज है, मेरे पास परऑक्साइड लिंकेज है, मेरे पास परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको आपको जो स्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से उससे आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ बच्चों आपका +10 निकल के आएगा भाई, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हाईएस्ट +6 होता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत जगह देखने को मिलता है, K2Cr2O7 बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे फिर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, जहाँ पे आता है क्रोमियम कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, जिसको अपन बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, वेरी पॉपुलर, दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन चार्ज -1 -1 यहाँ -1 यहाँ -1, इनका उल्टा बच्चों यहाँ पे +4 हो जाएगा, देखो ऊपर आपका ऑक्सीजन -2, इसको उल्टा आपका हो जाएगा यहाँ +2, तो ओवरऑल बेटा +6 निकल के आ जाएगा। इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कोई बिकॉज प्रेजेंट ऑफ परऑक्सी लिंकेज, जो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी हियर कितना होगा, +6 इज द राइट आंसर, जो आपको डी ऑप्शन में मैंने दिया था। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, यहाँ समझते हैं। तो बच्चों +5 से +6 पे जा सकते हैं क्या, कभी नहीं। तो ये +5 से ना नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है कि +5 से बच्चों ये +4 में आ जाए, +3 में आ जाए, +2 में आ जाए, इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर -8 करते तो -3 निकल के आ जाएगा। तो बेटा कहां तक डिक्रीज हो सकता है, -3 तक डिक्रीज हो सकता है, -2 में नहीं जा सकता है, -3 तक आ सकता है डिक्रीज होके। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जब ये आपका रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, HNO3 सेल्फ रिडक्शन को सपोर्ट करेगा, तो इट विल एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सेल्फ रिडक्शन को सपोर्ट करते हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो बच्चों ये जो हीरो निकला है इस मूवी के अंदर, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ही बच्चों सब कुछ गेम प्ले करेगा, आपका वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। बाकी जो आपके एलिमेंट थे सामने, जैसे बच्चों यहाँ पे था बेरिलियम, तो बेरिलियम के सामने बच्चों जैसे नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो फटाक से बेटा ये क्या बना लेगा, BU। और आपने देखा कि भाई बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। अगर ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है तो बच्चों HNO3 से जो रिलीज होने वाला जो NO2 वगैरह है या जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है, क्या वो फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं? क्या यहाँ पे कभी नाइट्रेट वगैरह बन सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बन चुकी है ऑक्साइड की थिन लेयर। तो ये बेनिफिट लेता है बेरिलियम। और आपका जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, सेम बच्चों प्रोसेस होगा विद एल्यूमिनियम, ये भी बच्चों क्या बनाएगा, Al2O3 टाइप का आपका ऑक्साइड का लेयर बना लेगा। इसलिए बच्चों एल्यूमिनियम और जो बेरिलियम है ये आपके एसिड्स के साथ इजीली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2 एंड एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3, ठीक है। यस, ये बड़ा दोनों के दोनों जो कंपाउंड हैं ये बच्चों पॉपुलर हैं, ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर, ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर बच्चों ये फॉर्म करते हैं, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं बहुत बार, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, बनाना बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों में बात करूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि ये दोनों के दोनों जो बच्चों कंपाउंड होंगे बेरिलियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोथ विल एक्ट एज लेविस एसिड, बोथ विल एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब बेटा क्या है, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर्स, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर्स या बच्चों एक्सेप्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जो आपके डेफिशिएंट होते हैं। ऑब्वियसली बच्चों डेफिशिएंट होगा। AlCl3 को ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, एल्यूमिनियम के पास 3 क्लोरीन है, 1 2 3, क्या इसका बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, बोरॉन फैमिली से आता है 3 वैलेंसी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी बच्चों सामने से क्लोरीन के पास से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, तो इसके पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ये है 3 उधर से, तो 6 हो जाएंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, न्यूट्रल है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो स्टेबल होना चाहेगा, 6 से 8 में कन्वर्ट करना चाहेगा एल्यूमिनियम। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने ये भी देखा कि बेटा जो आपका एल्यूमिनियम है, बोरॉन बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड, एल्यूमिनियम बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, एल्यूमिनियम हैविंग द 3d0, एल्यूमिनियम हैविंग द 3d0, तो दैट्स व्हाई बेटा 3d पूरी तरीके से खाली है।
तो सामने से आने वाले जो लॉन पेयर से नेगेटिव चार्ज ये सबको एक्सेप्ट कर सकता है। जब सबको एक्सेप्ट कर सकता है तो बेटा इट विल एक्ट एज लेविस एसिड। एक्सेप्टर है किसके? नेगेटिव चार्ज के लॉन पेयर के। एक्सेप्टर से बच्चों एसिड को याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके, और BeCl2 की भी कहानी आप जान ही सकते हो, बेटा BeCl2 लीनियर होता है, ठीक है। ये होता है लीनियर, इस तरीके से बनता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर। बेरिलियम बच्चों कहां से बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से, आपको पता है, सेकंड पीरियड से। अभी बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, आप चेक कर लो। शेयरिंग करने के बाद 1 2 3 4, तो बेटा ये भी तो स्टेबल होना चाहेगा ना, 4 से कन्वर्ट होना चाहेगा ना 8 के अंदर। आप बताओ मेरे को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बिल्कुल बात क्लियर भाई। 4 से अधिक 6 में जाना चाहेगा, 6 से अधिक 8 में जाना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो इसलिए बच्चों ये क्या होते हैं? परफेक्ट एक्सेप्टर ऑफ लॉन पेयर्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इट विल एक्ट एज लेविस एसिड। और आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सही ढंग से पढ़ाया है। अगर आपको बेटा पता होगा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर आपको पता है बेटा, ये दोनों की दोनों जो रिएक्शंस जब मैंने कराई थी, बहुत सारी रिएक्शंस कराई थी, जहां जहां से बच्चों इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुए थे, अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मैंने क्या करा था कि जब मेन रिएक्टेंट के साथ अपने लेविस एसिड यूज किए थे, और लेविस एसिड बच्चों को डी ब्लॉक वाले भी थे, एल्यूमिनियम का AlCl3 भी था, अगर आपको पता होगा, जहाँ पे मैंने ZnCl2 वगैरह यूज किया था, काफी Cl2 वगैरह यूज करे थे, अगर आपको पता होगा। ये सारे के सारे लेविस एसिड थे। ये क्या कर रहे थे बेटा? जो आप जैसे मान के चलो बेटा Cl2 मैंने यूज किया था, ठीक है, या मैंने व्हाटएवर जो भी कंपाउंड यूज किया, उसमें से क्या कर रहे थे, जो न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट था, उसको विड्रॉ कर रहे थे, और उसको विड्रॉ करने को प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो वही इलेक्ट्रोफाइल बच्चों जाके क्या कर रहा था, आपके बेंजीन वगैरह जो कंपाउंड्स है उनके ऊपर अटैक कर रहा था, अगर आपको पता है। तो फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडल-क्राफ्ट और आपका एल्काइलेशन, दोनों जगह बेटा हम लोगों ने इन कंपाउंड्स को पढ़ा है, ठीक है। लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, अच्छा बेनिफिट है। नाउ कम्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर। बेटा ये बेरिलियम हो गया, यहाँ तो BeCl2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक क्लोरीन हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बेरिलियम लिया अपन ने, BeCl2 है, दिस इज क्लोरीन, नाउ दिस क्लोरीन। बेटा इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है, तो बेटा क्या है, यहाँ से जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर्स है ना, बेरिलियम तो बेटा स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, लोन पेयर्स एक्सेप्ट करेगा। इसके पास क्या है, ये लोन पेयर्स, ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। मेरी बात समझ, इसको बेटा उसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको बाद में, अलग से मैं लेक्चर ले लूंगा उसके ऊपर। लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है मेरे, बनाना बॉन्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा। अभी हम ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो BeCl2 बेटा क्या करें, बेरिलियम के पास ऑक्टेट आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वीकेंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो लोन पेयर्स बच्चों फटाक से यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो एक BeCl2 आपको इधर दिख रहा है, एक BeCl2 यहाँ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। BeCl2 का डाइमर फॉर्म इज मच पॉपुलर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं AlCl3 की तरफ। तो सेम प्रोसेस AlCl3 के साथ होगा बेटा, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम और बाकी 3 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। द क्लोरीन के पास आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ बच्चों क्या है, आपके लॉन पेयर्स हैं, तो ये बच्चों यहाँ से इसे मूव कराएगा, यहाँ से इसके पास बच्चों आपके 3 लॉन पेयर्स हैं, वो इधर मूव करा देगा एलियन की स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों कंपाउंड क्या होंगे, आपके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ क्लियर? बताओ भाई, सब कुछ क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पे अगर मैं इसका और वगैरह चलो बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एम्फोटेरिक नेचर को। तो जो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब बेटा है, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये बच्चों HCl एसिड से भी रिएक्शन परफॉर्म करता है, एज वेल एज बच्चों BO होगा, ये आपके NaOH के साथ भी रिएक्शन परफॉर्म करता है, दोनों से रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे भाई एल्यूमिनियम का, तो Al2O3, इसके साथ अगर अपन HCl लेते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है Al2O3, इसके साथ अगर मैं NaOH लेता हूँ, तो यहाँ से भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाकी क्या करता है वो हम देखेंगे अभी, इसका मैकेनिज्म सेक्शन भी बताऊंगा। तो पहले आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो, Al2O3 का HCl आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा AlCl3, बाकी बच्चों रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। NaOH के साथ बच्चों Al2O3, तो ध्यान दे बेटा, ये जो Al2O3 है ना, ये NaOH बच्चों एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है। तो Al2O3 फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, सबसे पहले बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा बेटा, ये प्रोड्यूस करेगा AlOH थ्राइस। AlOH थ्राइस जो आपको दिख रहा है, ये बच्चों बेस है, NaOH भी बेस है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? NaOH।
तो NaOH ऑलवेज एक्ट एज बेस, ठीक है, किसके सामने, AlOH राइस के सामने। तो बच्चों इसको मॉडिफाई होना पड़ेगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं H3AlO3, ध्यान दो H3AlO3। और इसमें से बच्चों अपन क्या करते हैं, एक इजी ट्रिक होती है कि अगर बच्चों यहाँ से आपको मिनिमम क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को डिफाइन करना है, ठीक है, या 1 हाइड्रोजन को डिफाइन करना है, तो इसमें से ना हम एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को आप बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा, यहाँ से बच्चों बन जाएगा आपका H2 बाहर चला गया, HAlO2 बचेगा, HAlO2। अब ये आयोनाइज होगा तो बच्चों H प्लस आयन में बाहर निकल जाएगा और AlO2-1 में बाहर जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, सोडियम प्लस के सामने NaOH का सोडियम प्लस होगा, यहाँ से AlO2-1 होगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो बच्चों बन गया HAlO2। समझ में आया, सोडियम एल्यूमिनेट। ये कैसे बना है वो समझ लो, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन और प्लस बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ है। समझ में आया सभी को। इसी तरीके से बच्चों मैंने कल डिस्कस किया था, सोडियम बेरिलेट बनेगा और यहाँ से बेटा सीधा आंसर BeCl2 बनता है, यहाँ से BeCl2 बना लो प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से बनता है सोडियम बेरिलेट बनता है। समझ में आ गया सभी को, कल अपन ने डिस्कस भी किया था। सब कुछ क्लियर? यस। नेक्स्ट बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, अब बच्चों हम लोग पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं आपके कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों कुछ बेसिक से मैकेनिज्म है ना, उनको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड के बारे में। सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, यहाँ से क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है, जो मैं रिएक्शंस अभी आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना मैं किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। देखो, तो यहाँ बच्चों में सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि भाई सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, बोलोगे सर -1/2 होता है। बेटा परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन में कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले एक जो रिएक्शन आती है कि भाई अगर मैं यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है Na2O2, हम लोग पढ़ते हैं Na2O2 के बारे में, पढ़ाया था बेटा, लिथियम क्या बनता है, La2O बनाता है ऑक्साइड, और ये बच्चों क्या बनाता है, Na2O2 बनाता है, और आपने देखा यहाँ पे 2 सोडियम प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा आपको पता ही है, -1 है, यहाँ पे -2 आएगा, तो ओवरऑल बच्चों चार्ज कितना जाएगा, तो ये आपका सोडियम पर दे रखा है। तो सोडियम पर के साथ अगर बच्चों में पानी में इसको डिजोल्व करता हूँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो बताएगा मुझे। Na2O2 को मैं पानी में डिजोल्व करूं तो बच्चों यहाँ से क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, यस, आप बिल्कुल बता सकते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हो H2O2 परऑक्साइड बनेगा। अब एक यहाँ से ये दिक्कत हो रही है कि भाई ठीक है सर, परऑक्साइड आपने बना दिया, बट ये कैसे बना होगा, है ना, और अगर मैं यहीं पे आपके पोटेशियम का, अगर मैं पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड लेता हूँ, तो उसके साथ अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो फिर क्या बनेगा, तो फिर उस केस में आपका प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो वही तो है ना कि वहां पे क्या सेम H2O2 बनेगा, नहीं बनेगा वहां पे सेम H2O2। तो ये बातें मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे किस तरीके से आपकी सॉल्व होती है, जिसपे बेटा प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए। इसके मैकेनिज्म को अपन ऊपर देखते हैं, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को ऊपर की तरफ देखते हैं, ध्यान दो। तो बेटा क्या करना है कि जो Na2O2 दे रखा है ना, उसको आप सिंपल तरीके से लिख लो। किस तरीके से बेटा, कि ये ऑक्सीजन है, ये आप सोडियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सोडियम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2O2, ठीक है। सामने से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर मॉलिक्यूल के पास तो बच्चों पोलरिटी होती है, तो सोडियम प्लस बेटा, यहाँ पे सोडियम प्लस होगा, इधर सोडियम प्लस होगा, तो इधर कॉन्सेप्ट होगा बेटा OH- वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ पे H प्लस है, इधर बच्चों क्या होगा OH- है, यहाँ पे H प्लस है। तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट यहाँ पे शिफ्ट सेट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, NaOH यहाँ से, एक NaOH यहाँ से, बाकी बच्चों बीच से क्या निकलेगा, देखो H2O2। कितना आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ से बच्चों क्या प्रोड्यूस हुआ, एक NaOH मॉलिक्यूल, यहाँ से बच्चों क्या प्रोड्यूस हुआ, सेकेंड NaOH मॉलिक्यूल, एज वेल एज बच्चों यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, H2O2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ H2O2। तो वही तो अपन ने लिखा था। एज वेल एज आपको ये भी पता चला कि सर यहाँ पे 2 मोल्स NaOH बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, देन आपका आंसर ये सही होगा। क्या सभी को बात समझ में आई? मैकेनिज्म क्लियर? बताओ भाई, मैकेनिज्म क्लियर हुआ सभी को? कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नहीं, आगे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पोटेशियम के ऊपर। ये दोनों रिएक्शंस काफी आती हैं Na2O2 के ऊपर KO2 को लेके। तो KO2 के साथ अगर बच्चों में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, देन क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, बताओ भाई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। यहाँ बच्चों कितना आएगा, तो आप निकालोगे O2 पे -1 चार्ज होगा। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, तो 2 × x = -1। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आ जाती है -1/2। इसका मतलब ये है सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड का बेटा हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, तो कैसे डिफाइन किया जाए, तो इसको आपने आयोनाइज कराया तो यहाँ से मिला O2 पे -1। मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। O2 पे -1। अब ये O2 पे जो -1 है, ये बच्चों यहाँ सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड बच्चों क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेटा क्या करता है कि जैसे ही बेटा इससे इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो ये कन्वर्ट किस में होता है, कुछ इस तरीके से। O2 पे लिख सकता हूँ मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। O2 पे -2 और प्लस बच्चों ऑक्सीजन गैस। ये जो आपका परऑक्साइड है, आप ध्यान रखो, जब भी कभी क्वेश्चन आता है आपको परऑक्साइड मिल जाता है, तो पेरोक्साइड को बच्चों स्टेबल करना है तो किस में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी दिस इज सुपर ऑक्साइड, दिस इज एक्चुअली सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड अगर कहीं भी आपको मिल जाए और सुपर ऑक्साइड के साथ बच्चों रिएक्शन वगैरह अगर आपको देखने को मिल जाए, हाइड्रोलिसिस वगैरह, तो क्या करना है, उसको पहले स्टेबिलिटी में आपको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये कन्वर्ट होगा आपको O2 - 2 के अंदर, ठीक है, और बाकी बच्चों कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन गैस के अंदर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा एम का मतलब मेमोराइज, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ऑक्सीजन गैस तो बच्चों रिलीज हो जाएगी, वो ठीक है। अब जो यहाँ से ये जो बना है आपका परऑक्साइड, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से -1 and -1। अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चों यहाँ पे आपका अब वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या करेगा, उसके पास तो आपको पता ही है कि बच्चों उसके पास H+ और OH- प्रेजेंट है। तो वहां से H+ आयन एक यहाँ शिफ्ट होगा और एक बच्चों जो H+ आयन होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, तो इसको बच्चों कन्वर्ट कर देगा ये H2O2 के अंदर, मतलब परऑक्साइड के अंदर। एक परऑक्साइड बन गया, बाकी बच्चों ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अच्छा, ऊपर बच्चों क्या मिला यहाँ से, पोटेशियम प्लस। अरे क्या मिला, पोटेशियम प्लस। अपन ने बच्चों 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किए, 2 OH- भी होंगे, इसको अपन ट्वाइस कर सकते हैं फिर, ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ से 2 OH- बच्चों कनेक्ट होंगे 2 सोडियम प्लस के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 मोल ऑफ KOH। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज ए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बच्चों यहाँ से क्या क्या आपको मिला, यहाँ से आपको मिला एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक तो H2O2, बाकी आपको ऑक्सीजन गैस। तो मैं रिपीट करूं, अगर बच्चों मेटल का परऑक्साइड दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बताना है हाइड्रोलिसिस वाले केस में कि भाई H2O2 बनेगा और प्लस आपका वहां से उसका बेस बनेगा, लेकिन कोई ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में अगर सुपर ऑक्साइड दिया जाता है तो उस केस में आपको H2O2 तो रिलीज होगा ही, आपका आपका एल्कली भी रिलीज होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ से एक्स्ट्रा आपकी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हुई, बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ सभी को, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई, पेरोक्साइड की एंड सुपर ऑक्साइड की। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि जो सोडियम का प्रिपरेशन है, सोडियम के कंपाउंड देखेंगे, सोडियम का जो प्रिपरेशन है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले बच्चों आता है कास्टनर कास्टनर किल्नर प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने, अगर आपको याद होगा, कास्टनर किल्नर सेल के नाम से पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, कास्टनर किल्नर प्रोसेस। तो कास्टनर किल्नर प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होता है, अपन यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग प्रोसेस कराएंगे, ठीक है। और ये आपका यहाँ से एक्वस होगा और यहाँ से बच्चों प्रोड्यूस होता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस, इसके 2 मोल्स लेने पड़ते हैं और प्लस यहाँ से रिलीज होगा OH- आयन, ठीक है। ये दोनों आपके एक्वस होंगे, ये बात समझो ध्यान से। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बच्चों सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों फेज के अंदर, क्लियर। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा कि भाई रिएक्शन कैथोड के ऊपर होगी, एक रिएक्शन एनोड के ऊपर होगी। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा है। तो बेटा कैथोड पे बेटा क्या, कैथोड मिलता है बेटा आयरन का बना हुआ और एनोड यहाँ पे मिलता है निकल का बना हुआ, ठीक है। कैथोड आपका यहाँ पे क्या होगा, कास्टनर किल्नर प्रोसेस में आयरन का, और एनोड यहाँ पे लेते हैं निकल का। तो बेटा कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैटायन की रिएक्शंस होगी। कैटायन यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या होगा कि 2 सोडियम प्लस
एक्सेप्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 2 सोडियम सॉलिड के अंदर, ठीक है, आपके रिडक्शन को सपोर्ट करके। और जो आपका एनोड वाला प्रोसेस है भाई, कैथोड पर रिडक्शन ही होता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ बच्चों क्या होगा कि जो 4OH माइनस है, ये बच्चों रिलीज करेगा 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड प्लस O2 गैस एज वेल एज बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, कैथोड बच्चों आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से देखो सोडियम का डिपोजिशन बच्चों कहाँ पे हो गया है, कैथोड के ऊपर, ठीक है, जो बेटा आयरन का बना होगा। बाकी एनोड पे क्या क्या रिलीज होगा कास्टिंग कैलेंडर प्रोसेस के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल नीचे मिल जाएगा, O2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। सभी को बात समझ में आई? क्लियर? बताओ भाई, सब कुछ क्लियर हो गया? यस। अब कास्टिंग कैलेंडर जो प्रोसेस है, इसके अंदर बच्चों आपकी H2 गैस भी इवॉल्व होती है, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है। वो कहाँ पे होती है बच्चों? आपके एनोड की साइड। H2 गैस भी इवॉल्व होती है, लेकिन वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो OH माइनस है आयन है ना, यहाँ पे लिटिल बिट अमाउंट में H प्लस आयन भी मिलता है बिकॉज ऑफ एक्वस मीडियम। तो H प्लस आयन भी कन्वर्ट H2 गैस में होता है, बट वो H2 गैस बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको देखने को मिलती है। तो एक तो आपका ये प्रोसेस हुआ सोडियम का बनाने का, यहाँ तक क्लियर हो सभी को? सेकेंड बच्चों हम बात करते हैं डाउन प्रोसेस के बारे में। सेकेंड आता है आपका डाउन प्रोसेस। तो जो डाउन प्रोसेस है, उससे हम लोग सोडियम को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो डाउन प्रोसेस के अंदर भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ NaCl फॉलो करते हैं। सेम बच्चों प्रोसेस वही है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो करो, देन वहां से बेटा क्या मिल जाएगा, 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस एंड 2Cl माइनस। वहां पे बच्चों क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था, किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ने यूज किया था कहाँ पे, इसके जो पहले प्रोसेस कास्टिंग कैलेंडर के अंदर। और यहाँ पे बच्चों हम ब्राइन सोल्यूशन यूज करते हैं NaCl एक्वस, यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस आयन मिलता है, लेकिन प्रोसेस बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस है। तो अब कैथोड बेटा, यहाँ पे जो कैथोड होता है वो बना होता है आयरन का, और जो आपका एनोड होता है वो बना होता है बच्चों ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का। अब रिएक्शन परफॉर्म बेटा कैथोड की तरफ बेटा कौन शिफ्ट करेगा? यस, कैटाइन। कैटाइन बच्चों क्या है, सोडियम प्लस। तो 2 सोडियम प्लस बच्चों एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम के अंदर सॉलिड में, डिपोजिशन हो जाएगा कैथोड के ऊपर। और बच्चों यहाँ पे आपके एनोड पे क्या होगा, आपका जो 2Cl माइनस है ये ऑक्सीडेशन सपोर्ट करेगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी बच्चों रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जाके बच्चों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से सोडियम का डिपोजिशन मिलेगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? बताओ बच्चों, डाउन प्रोसेस क्लियर? यस। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं अब इसके कंपाउंड के ऊपर। दो ही प्रोसेस ध्यान रखना है फॉर्मेशन करने के, सोडियम कास्टिंग कैलेंडर, दूसरा आपका यहाँ पे सेकेंडरी डाउन प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सोडियम के कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कास्टिक सोडा को लेकर, NaOH का फॉर्मेशन। NaOH को बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का हम लोग फॉर्मेशन प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो इसके लिए बेटा हम लोग NaOH का जो फॉर्मेशन होगा, हम उसकी जो प्रिपरेशन होगी वो बच्चों लेके हम लोग NaCl, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि भाई जो आपका NaCl एक्वा सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को होल्ड करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके Na प्लस एक्वस के अंदर, Cl माइनस एक्वस के अंदर, ठीक है। अब बेटा रिएक्शन होगी आपकी कैथोड एनोड पे। तो कैथोड पे बेटा रिएक्शन किसकी होगी कि जो आपका कैटाइन वाला पार्ट है 2 सोडियम प्लस एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कन्वर्ट बच्चों किस में हो जाएगा, 2 सोडियम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी का इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, ठीक है, कैथोड पे हम मरकरी यूज करते हैं। ये जो कैथोड है मरकरी इलेक्ट्रोड, तो यहाँ बच्चों क्या होगा, जो सोडियम प्रोड्यूस हुआ है वो फर्दर रिएक्ट विद मरकरी, वो जब हाई रिएक्टिविटी, तो यहाँ से बनता है सोडियम एमालगम। ये भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है, NaHg। तो सोडियम एमालगम का फॉर्मेशन जहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है, एलॉय का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0। अब बच्चों बात करते हैं कैथोड आपके एनोड की तरफ। तो एनोड की बच्चों बात करते हैं, ग्रेफाइट का बना होगा। यहाँ से बच्चों क्या होगा, 2Cl माइनस जो आपके ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ से Cl माइनस, वो बच्चों क्या आपके ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेंगे, Cl2 में कन्वर्ट होगा -1 से 0 में, और रिलीज करेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यही बच्चों आपका क्या होगा कि जो सोडियम एमालगम बन चुका था भाई, Cl2 गैस एनोड से निकल जाएगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे, ठीक है। वो रिएक्शन परफॉर्म किया सोडियम है, सोडियम बच्चों आपका मरकरी से कनेक्ट हुआ, बिकॉज मरकरी का बच्चों कैथोड था, तो सोडियम एमालगम बन गया। अब सोडियम एमालगम बच्चों क्या होगा, फर्दर आपका ये वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में रहेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बच्चों एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं एक्वस मीडियम। तो फर्दर बेटा ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद बेटा यहाँ से बनाएगा, आपको पता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस यहाँ से आपका मरकरी प्रोड्यूस हो जाएगा।
एज वेल एज बच्चों यहाँ से H2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। बात समझ में आई? तो कुछ इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस। एमालगम को बेटा जो बेसिक पार्ट है कि एमालगम बनने के पीछे रीजन भी यही है कि ये जो आपकी रिएक्टिविटी है सोडियम की, या जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कहीं ना कहीं बेटा ये कंट्रोल करता है, उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आप टिक कर सकते हो। ठीक है, एमालगम जो मर्करी यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है कि ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है सोडियम की। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिक्रीज करता है। समझ में आया? इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कि कास्टिक सोडा जो NaOH है उसकी प्रॉपर्टीज बच्चों क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि जो NaOH होता है वो बच्चों होता है व्हाइट सॉलिड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, व्हाइट सॉलिड। सेकंड बच्चों बात करते हैं डेली क्वेश्चन होता है, डेली क्वेश्चन इन नेचर, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है उससे बच्चों मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर बच्चों हम लोग NaOH के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कराते हैं तो यहाँ से बच्चों बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और प्लस यहाँ से रिलीज होता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो Na2CO3 भाई CO2 गैस इससे कनेक्ट में आएगी, 2 मोल्स इसके यूज करते हैं NaOH के, तो सोडियम कार्बोनेट, बाकी आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस। और बाकी बच्चों हम जो NaOH की जो कुछ अदर रिएक्शंस हैं उसके ऊपर लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा कि NaOH की रिएक्शंस विद मेटल कैसे होती है, नॉन मेटल्स कैसे होती है और मेटलॉइड कैसे होती है, उसको मैं एक साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ कि अगर बच्चों यहाँ पे सोडियम के जो यूज है, यूज क्या क्या है, तो सबसे पहले बच्चों आपका यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा बढ़िया यूज है कि आप यहाँ पे सोडियम को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो, पहला काम ये। सेकेंड काम बच्चों, इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, यस। और थर्ड बच्चों बात करते हैं तो अगर NaOH के साथ अगर मैंने CaO का यूज करता हूँ, जिसको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो सोडा लाइम। ठीक है, तो ये बच्चों NaOH प्लस CaO दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बच्चों अपन बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम यही होता है। ठीक है, इसका भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड आएगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बेटा हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। जहां बच्चों इसके पास जो इसका जो फॉर्मूला होगा Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन बच्चों कितना होता है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसका हम लोग प्रिपरेशन, कि इसको हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला बच्चों प्रोसेस आता है सोल्वे प्रोसेस, साइंटिस्ट के नाम पे है सोल्वे प्रोसेस। तो सोल्वे प्रोसेस से बच्चों हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज इतना रखते हैं, थैंक यू।